बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 30 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर आए थे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हालांकि अमित शाह के दौरे को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है। यह सत्ता पक्ष द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने विरोधी दलों पर करारा वार किया है और कहा है कि अमित शाह के दौरे से जदयू और आरजेडी की बेचैनी बढ़ गई है। समूचे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन गया है। अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो फिर कई लोगों को रात में नींद नहीं आई। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कहा है कि अमित शाह के बिहार दौरे पर विरोधियों को डर लगा। जहां क्रिकेट के मैदान पर भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के छक्के से शेन वार्न को भी डर लगने लगा था। जब सचिन ने छक्का मारना बंद कर दिया, लेकिन शेन वार्न ने जरूर गेंदबाजी करना बंद कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी एकता पर किए गए तंज के बाद अब लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राजद ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी एकता की सफलता देख करके पीएम मोदी की नींद उड़ चुकी है। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोकसभा चुनाव 2024 में हारने की तस्वीर दिखने लगी है। उन्हें पता चल चुका है कि देश की जनता अब उनका साथ नहीं देगी। लालू प्रसाद की सक्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता देख करके प्रधानमंत्री डर गए हैं, इसलिए वे कल कलेजा ठोक करके दिखावा कर रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि तमिलनाडु के जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मंगलवार को बिहार के बेतिया न्यायालय में पेशी होनी थी। इसके बारे में बताया गया है कि जेल अधीक्षक ने कोर्ट को पत्र देकर के कम समय में मनीष कश्यप की पेशी कराने में असमर्थता जताई है, जिसके कारण मनीष कश्यप की पेशी नहीं हो सकी। इसको लेकर के जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया है कि अगर वहां की अदालत आदेश देगी तो फिर यहां पेशी हो सकती है, अन्यथा यहां पेशी की कोई भी संभावना नहीं है। इस मामले में मनीष कश्यप के वकील अब्दुल हाई ने बताया है कि जेल प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई में आ रही दिक्कत के कारण मनीष को बेल मिलने में बाधा पहुंच रही है। उन्होंने बताया है कि बेल मनीष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर भी उसे बेल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक जुडिशियल रिमांड नहीं होगा तब तक बेल पिटीशन फाइल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बकरीद का त्यौहार खत्म हो गया है। जी हाँ, बकरीद का त्यौहार खत्म हो गया है। जब बकरीद के त्यौहार से पहले यूपी के लखनऊ के बकरा मंडी में अरबी भाषा में अल्लाह जैसे निशान वाले 2 बकरे 51 लाख रुपए में बेचे गए हैं, जबकि 18 महीने की बराबरी बकरा सलमान का वजन 65 किलोग्राम है और उसके दाहिने कान पर जन्म चिन्ह है। एक राजधानी बकरा गनी की भी ऐसे ही विशेषताएं हैं। दोनों बकरे 45 वर्षीय स्थानीय किसान मुश्ताक अहमद के हैं और इस साल बिकने वाले सबसे महंगे हैं। अरबी में सलमान का मतलब विनम्र और वफादार होता है, जबकि गनी का मतलब अमीर और उदार होता है, यानी कि मालदार होता है। बकरे के मालिक अहमद ने कहा है कि मैंने बकरियों के सुनहरी किनारियों से सजी हुई पोशाकें तैयार करवाई है, जबकि मैंने लगभग 1 साल पहले राजस्थान से गनी खरीदी। जब मेरे घर में सलमान का जन्म हुआ था, जहाँ इन पर पवित्र चिन्ह मौजूद होने के कारण, यानी कि अल्लाह लिखा होने के कारण ये महंगे हैं। मैंने उनके विशेष आहार पर भी बहुत पैसा खर्च किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार पंचायती राज और कृषि विभाग में 826 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार नीतीश कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में 675 पद और कृषि विभाग में भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के अधीन विभिन्न कोटे की कुल 151 नए पदों की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए चयन आयोग के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून में देरी और फिर कमजोर
बारिश के चलते इस बार सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। जब अब टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए की प्रति किलो तक पहुंच गई है। 2 सप्ताह पहले टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था। लहसुन ने भी 80 से 100 रुपए से बढ़कर के 150 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। जहाँ लाल आलू 18 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए प्रति किलो हो गया है, जबकि सफेद आलू 16 रुपए से बढ़कर के 18 रुपए हो गया है। गाजर 100 रुपए के भाव में बिक रहा है। शिमला मिर्च भी 80 से 100 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक वृद्धि की गई है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो पटना की सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है। कारोबारियों ने बताया है कि इस वक्त टमाटर की सप्लाई बेंगलुरु से हो रही है, जहां पैदावार खराब होने के कारण पिछले 2 सप्ताह से टमाटर के भाव में तेजी बनी हुई है। लोकल टमाटर का आवक बहुत कम है। जब परवल की कीमत 40 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है, इसी तरीके से भिंडी बढ़कर के 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। नेनुआ 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 40 रुपए पर पहुंच गया है। करेला भी और तीखा हो गया है। करेला 40 से 50 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। इधर किराना आइटम की कीमतों में हर दिन कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है। जब पिछले 3-4 दिनों में रिफाइंड और सरसों तेल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह 4 दिन पहले सरसों तेल की कीमत 120 रुपए से 140 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर के 125 से 145 रुपए प्रति लीटर हो गई है। या वही रिफाइंड ऑयल की कीमत 110 से 140 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर के 115 से 145 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा जीरा की कीमत 2 सप्ताह में 600 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 700 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। वही सामान्य चावल के दाम में भी 2 से 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि जून का महीना आज खत्म हो जाएगा। एक ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास महज आज का दिन बचा है। हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की, जिसकी डेडलाइन आज यानी कि 30 जून 2023 है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर से एक साथ 3 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो फिर बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए फटाफट निपटा लें। निपटा लेने में ही आपकी भलाई है। ऐसा ना करने पर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर के रियल एस्टेट या फिर अन्य कोई भी डील करने में पैन कार्ड सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। इसलिए इस काम को अंतिम तिथि यानी कि आज कर लें, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। निर्धारित तिथि यानी कि आज 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए लोगों को 1000 रुपये के जुर्माने के रूप में भरने होंगे। वही फॉर्म में भी इससे संबंधित बदलाव देखने को मिलेगा। इसके तहत जब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जुर्माना भरेंगे तो फिर इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर यानी कि AY का ऑप्शन मिलता है। आपको बता दें कि पैन कार्ड डीएक्टिव होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए एक दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 27/272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए आयकर विभाग भी लगातार लोगों को जल्द से जल्द निपटाने की सलाह देते हैं। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान है। आप इसे घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसको लिंक कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आसानी से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों, बिहार के वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ तेज आंधी के कारण 35 फीट लंबा पीपा पुल बह गया। इस घटना के बाद से वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस पीपा पुल को खोलने के लिए 20 जून तक का समय सीमा तय किया गया था, लेकिन अभी तक पुल को खोला नहीं गया था। इसके बाद अब पुल बह गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय और फिर राघोपुर प्रखंड को जोड़ने वाला बिदुपुर जिम्मेदारी घाट चकोसन पीपा पुल तेज रफ्तार से चल रही आंधी तूफान में तकरीबन 35 फीट बह गया है, जिससे राघोपुर दियारा के लोगों का जिला मुख्यालय हाजीपुर से संपर्क टूट गया है। गंगा नदी पर 2 पार्ट में बना पीपा पुल आई आंधी में बह गया है। बताया जा रहा है कि पीपा पुल खोलने का समय सीमा 15 जून ही था, लेकिन गंगा नदी में पानी कम रहने के कारण नहीं खोला जा सका था। इसलिए निगम द्वारा इसका रखरखाव भी नहीं किया जा रहा था। जहाँ पीपा पुल खोलने की समय सीमा बीत जाने के बाद उसकी रखरखाव का पुल निर्माण निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा था। पीपा पुल बह जाने से लोगों को आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया, जब लोगों को नाव के सहारे नदी पार करना पड़ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में निगरानी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ताज़ा मामला बिहार के लखीसराय जिला से है, जहां टीम ने बुधवार को थाना प्रभारी को 40,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। जानकारी के अनुसार लखीसराय जिले के मैदनीपुर चौकी थाना प्रभारी को निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जहाँ जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए और पीड़ित पक्ष की तरफ से कार्रवाई करने के लिए मैदनीपुर चौकी थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने पीड़ित महेंद्र सिंह से 40,000 बतौर रिश्वत की मांग की थी, जिसको लेकर के महेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी। इसके बाद निगरानी ने कार्रवाई करते हुए आज मैदनीपुर में चौकी थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मैदनीपुर चौकी थाना प्रभारी रणधीर कुमार सिंह को थाने में ही रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार और विपक्षी एकता पर किए गए तंज के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बिहार में महागठबंधन के घटक दलों द्वारा लगातार सियासी प्रहार किया जा रहा है। इस बीच अब जदयू ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। जदयू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री के पास सबूत है तो कार्रवाई करें। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के पीएम मोदी दावे करते हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के पास अगर कोई भी सबूत है तो फिर कार्रवाई करके मिसाल पेश करें। हमारी सरकार ने तो करप्शन पर जोरदार प्रहार किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे अब तक उसे पूरा नहीं किया जा चुका है। लिहाजा अब विरोधी दलों की एकता से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इससे पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि विपक्षी एकता जो आकार ले रहा है, दलों की एकजुटता का जो प्रयास हो रहा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए गए हैं, बेचैन हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के बहाने मुसलमानों को भड़काने का भी आरोप लगाया है, तो फिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक ऑनलाइन बैठक करके यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अन्य मुस्लिम संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री एवं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। इसे वोट के चश्मे से, धर्म के चश्मे से जो लोग देखते हैं वे देश के हित की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकार को कह चुकी है। इसलिए जरूरी है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। कश्मीर में 370 धारा हट गई है। बेगूसराय का आदमी हो, बिहार का आदमी हो या फिर बंगाल का हो, जो वहां पर जाकर के जमीन खरीदेगा। गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के मन में डीएनए में जिन्ना का डीएनए घूम गया है और डीएनए जब जब छटपटाता है तब वो देश को तोड़ना चाहते हैं। 1947 से जो हुआ सो हुआ, जब हम जान दे देंगे पूरा समाज खड़ा हो रहेगा, लेकिन ओवैसी जैसे तत्वों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, वोट बैंक के ठेकेदारों को आपत्ति है। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, ओवैसी हो, या ये लोग मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं। मुसलमानों को इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो टुकड़े टुकड़े गैंग को है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में कुछ दिनों पहले एक दारोगा पर गलत काम करने का आरोप लगा था। दारोगा की प्रेमिका ने नौकरी मिलने के बाद उसे छोड़ने का आरोप लगाया था। मामला प्रकाश में आने के बाद मुजफ्फरपुर जिला बल में कार्यरत 2019 बैच के दारोगा मनोज कुमार उर्फ गौरव ने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी। वहीं मंगलवार को अपने बड़े भाई और फिर अन्य रिश्तेदारों के साथ भागलपुर में महिला थाना पहुंचे, जहां वहां बुद्धचक स्थित टपुआ दियारा की वंदना कुमारी को भी परिवार के साथ थाना बुलाया गया। देर शाम दोनों महिला थाना में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर के शादी कर ली। इस दौरान वहां मौजूद दोनों पक्षों के परिवार वाले सहित पुलिस पदाधिकारी और फिर कर्मी शादी के साक्षी बने। उन्होंने भी वर और वधू को आशीर्वाद दिया है। दारोगा मनोज कुमार उर्फ गौरव के बड़े भाई भरत निवास ने बताया है कि लड़का और लड़की दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अखबार और समाचार पत्रों से उन्हें गौरव और वंदना के रिश्ते की जानकारी मिली। इसके बाद वे लोग तुरंत दोनों की शादी को तैयार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर आपने लड़का और लड़की के बीच प्यार होते हुए सुना होगा, लेकिन बिहार के जमुई में 2 लड़कियों के बीच आपस में प्यार हो गया। जी हाँ,
इस आपस में दो लड़कियों के बीच आपस में प्यार होने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के जमुई जिला से, जहाँ एक शादीशुदा महिला सहेली के संग रहने के लिए अपने पति को छोड़ करके भाग निकली। हालांकि पति ने जब पुलिस से इसकी पत्नी की ढूंढने की गुहार लगाई तब असलियत सामने आई है। दोनों लड़कियों को धनबाद से पकड़ा गया है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। जब पुलिस के अनुसार शादीशुदा महिला अपने सहेली के साथ रहना चाहती है। वह अपने पति के साथ जंगल सफारी घूमने गई थी। 9 मई को वे रेस्टोरेंट में उसे घर छोड़ करके रफू चक्कर हो गई थी। जब पति ने जमुई के टाउन थाने में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। जब टाउन थाने की पुलिस ने धनबाद से दोनों लड़कियों को बरामद किया है। उन्हें टाउन थाना लाया गया, लेकिन यहाँ दोनों लड़कियां एक साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। जब पुलिस के अनुसार बरामद लड़कियों की पहचान लछुआर थाना क्षेत्र की मुबारकपुर नीमा गांव निवासी सुरेंद्र राउत की पुत्री करिश्मा कुमारी और बढ़त थाना क्षेत्र के गुगुलडीह गांव निवासी रामबली तुरी आदित्य मेघा उर्फ राखी कुमारी के रूप में हुई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि दोनों के पिता धनबाद में नौकरी करते थे। उस समय दोनों साथ में रह करके पढ़ाई करती थी। कंप्यूटर क्लास के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। उसके बाद वे एक दूसरे से प्यार करने लगी। परिवार वालों ने बताया है कि दोनों लड़कियां पहले भी धनबाद से भाग चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बरामद करके समझा बुझा करके परिवार वालों को सौंपा था। फरवरी में करिश्मा की शादी झाझा निवासी संदीप कुमार से की थी। जब कुछ दिन तो करिश्मा शांत रही, लेकिन फिर आदित्य मेघा से फोन पर बात करने लगी। 2 महीने पहले आदित्य मेघा शहर की बोधावन तालाब में स्थित जंगल सफारी करने घूमने के लिए निकली थी। उसके पीछे करिश्मा भी पति को बहाना से वहां पहुंच गई। जब वहां से भाग करके दोनों लड़कियां पति पत्नी की तरह धनबाद में एक किराए के मकान में रह रही थी। करिश्मा ने पुलिस से कहा कि उसके परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे थे। वे मेघा के साथ रहना चाहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य शहरों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ कल छिटपुट बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना हुआ। इसके साथ ही 25 शहरों में तापमान में गिरावट आई है। जानकारी के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में हवा का प्रभाव तेज होने से छिटपुट बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। कल भी पटना और इसके आसपास इलाकों में अधिकांश आंशिक बादल छाए रहे और छिटपुट वर्षा और मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं 8 जिलों के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बताया है कि बिहार में अगले 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तर बिहार समेत अन्य क्षेत्र में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में करीब 462 किलोमीटर लंबाई में करीब 5153 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 10 स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। ये सभी SH 16 जिलों से जुड़ी है। इनमें गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, सुपौल, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जिला शामिल है। साथ ही ये सड़कें कुछ जगह NH से भी कनेक्टिविटी देगी। ऐसे में इन सभी के बनने का सीधा लाभ इन सभी जिलों के लोगों को होगा। सूत्रों के अनुसार इन सभी का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से करने की राज्य सरकार की योजना है। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है और इसे 2025 तक पूरा करने की समय सीमा होगी। इन सभी सड़कों का निर्माण बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के चौथे चरण में किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। हालांकि KDB लाइव की जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो साल 2019 का है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी BJP के साथ गठबंधन में थी। 19 सेकंड की इस वीडियो में नीतीश कुमार एक भाषण के दौरान लोगों से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई थी। करीब 15 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की पटना में हुई बैठक हुई थी, जहां BJP के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार विमर्श हुआ था। इस वीडियो को उसी पृष्ठभूमि में शेयर किया जा रहा है। ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो को इस कैप्शन के साथ भी शेयर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी मांगे मोदी सरकार। इस वीडियो में नीतीश कुमार केंद्र सरकार की कई स्कीमों का जिक्र करते हुए उनके फायदे गिनाते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार PM मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मिलने वाली सहायता, केंद्र और फिर राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में नीतीश कुमार कहते हैं कि और आगे हम लोग काम करते रहेंगे, उसके लिए जरूरी है कि केंद्र में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। यह कहना नीतीश कुमार का है वीडियो में जो कह रहा है। साथ ही वीडियो में नीतीश कुमार कह रहे हैं
कि हम आप सब लोगों से अपील करेंगे, और मैं क्या अपील करूं, आपका मूड देख करके, आपका मिजाज देख करके ये तो यही लग रहा है कि हर हालात में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि बिहार के अररिया में एनडीए की रैली हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में निगरानी विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला बिहार के किशनगंज से है, जहां टीम ने बुधवार को भवन निर्माण विभाग मुख्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता के काम के बदले घूस की मांग की थी, जिसकी शिकायत निगरानी की टीम की थी, और फिर निगरानी ने कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार को 1,10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। जब वही निगरानी की दूसरी टीम ने लखीसराय में कार्रवाई की है। जिले के मैदनी चौकी थाना के प्रभारी रणधीर कुमार सिंह को 40,000 रुपए हुए गिरफ्तार किया गया है। केस को मैनेज करने को लेकर के थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने घूस की मांग की थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ऐसे अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है जो आदतन विश्वविद्यालय या फिर कॉलेजों में अनुपस्थित रहते हैं, तथा बीते दिनों औचक निरीक्षण के चलते भी जो भी अनुपस्थित पाए गए थे सभी का वेतन रोक दिया गया है। मिल रही खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरपुर की BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की 630 अध्यापकों एवं कर्मचारियों, मधेपुरा की BN मंडल विश्वविद्यालय के 190 शिक्षकों कर्मचारियों तथा भोजपुर के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने के कारण वेतन रोकने का फैसला किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों शिक्षा विभाग में नए अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक की नियुक्ति की गई थी, जो स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज के हैं। उन्होंने विभाग में अपना योगदान देते ही सबसे पहले बिहार के यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों में अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची मांगी। सोमवार को ऐसे अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सभी के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने तकरीबन 1,000 अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन रोकने का फैसला ऐसे वक्त किया है जब बीते दिन राजभवन की तरफ से बिहार में ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 के बदले 4 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में रोजाना बढ़ रही महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है। एक और जहां खाने पीने की चीज़ें के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बालू की कीमत में 500 रुपये प्रति ट्रैक्टर का इजाफा हुआ है। ऐसे में मकान बनाने वाले लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है। 1 जुलाई से बालू घाटों पर खुदाई बंद होने वाली है। ऐसे में जानकारों की माने तो इसी बालू घाटों की बंदी को लेकर के अभी से बालू के दाम बढ़ने लगे हैं। 1 माह पहले जिस बालू की कीमत 550 रुपये प्रति ट्रैक्टर थी, आज की तारीख में उसकी कीमत 6,000 रुपये तक पहुँच गई है। जब बालू की कीमतों ने जहाँ मकान बनाने वाले लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो फिर वहीं दूसरी ओर मकान बनाने वालों को सीमेंट और सरिया की कीमतों में कुछ गिरावट होने से थोड़ी राहत मिली है। कारोबारियों के अनुसार पिछले 1 माह में सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की कीमत में 30 रुपये प्रति बोरे तक की कमी की है। जब पहले सीमेंट कंपनियों ने 20 रुपये प्रति बोरे तक कटौती की थी, लेकिन इस बार 10 रुपये प्रति बोरे तक कटौती की गई है। सीमेंट की तरह सरिया की कीमत में भी 10 रुपये तक की कमी की आई है। लोकल ब्रांड की कंपनियों की सरिया 60 रुपये प्रति किलो से घटकर के 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। वही ब्रांडेड कंपनियों की सरिया की कीमत 70 रुपये प्रति किलो से घटकर के 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। आयरन निर्माताओं की माने तो कोयला और आयरन की कीमतें गिरने से ये दाम कमी आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की है। इस अवसर पर रांची से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गया स्टेशन पर पहुंची थी। यहां स्वागत के लिए औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह भी पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए सुशील सिंह की जुबान अचानक फिसल गई और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता दिया। चूंकि मीडिया के सामने उन्होंने अपना बयान दिया था, तो इसका वीडियो भी सामने आया है और उनकी फिसली जुबान अचानक सुर्खियों में आ गई है। हालांकि जब सुशील कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बताया, तब उनके बगल में रह रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्फ चिंटू ने उन्हें तुरंत टोका। उन्होंने तत्काल ही अपनी गलती को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया, लेकिन तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी और उनकी फिसली जुबान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। आपको बता दें कि पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा रहे नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में विपक्षी पार्टियां की गोलबंदी में जुटी हुई है। कई स्तरों पर तो चर्चा है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम कैंडिडेट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में वे लगातार पीएम मोदी पर भी राजनीतिक हमला कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा सांसद की जुबान से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बताए जाने पर सियासत भी गर्म हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि बिना पैसे लिए डीएम एसपी नहीं का काम करते हैं। जहां बिहार के रोहतास जिला के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खास करके रोहतास जिला में तमाम अवैध कारोबार के लिए रोहतास के डीएम तथा एसपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के द्वारा रोहतास जिला के डीएम तथा एसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं तथा लिखा है कि रोहतास जिला के डीएम एसपी के संरक्षक में धड़ल्ले से चल रहे सभी अवैध कारोबार। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है कि रोहतास जिले के भ्रष्टाचार का जड़ एसपी है। आपको बता दें कि रोहतास जिला सोन नदी के किनारे मिलने वाले बालू के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात रहा है। पहले से ही आर्थिक अपराध इकाई की रोहतास के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के जाँच चल रही है। साथ ही पूर्व के कहने की पहले के कई तत्कालीन एसडीएम तथा एसडीपीओ पर गाज गिर चुकी है। वहीं आज भी कई अधिकारी रडार पर हैं। ऐसे में फिर से एक बार सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा डीएम तथा एसपी पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले साल अगस्त महीने में महागठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर लिया, जिसके बाद वो एक्शन लेते ही नजर आए। तेजस्वी यादव ने अस्पतालों में सुधार को लेकर के मिशन 60 लॉन्च किया और कई बार खुद ही औचक निरीक्षण करने भी निकल जाते थे, लेकिन इसके बाद भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिला से निकल करके सामने आ रहा है, जहां अस्पताल के जर्जर भवन के छत का प्लास्टर अचानक से नीचे गिर गया। जी हां, जिससे 2 स्वास्थ्यकर्मी बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार जिले के झाझा रेफरल अस्पताल भवन की छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया, जिसमें 2 कर्मी घायल होने से बाल बच गए हैं। अस्पताल में महिला वार्ड कक्ष के बाहर अस्पताल की एनएम मंजू देवी के सिर के बगल में ही छत का प्लास्टर गिरा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रूम के बाहर भी छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जब सरकार ने चीन को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है, इसके बाद से अब भारत की इस नई उपलब्धि को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। इसके बाद से भारत सरकार की इस कोशिश को लेकर के बधाई भी मिलनी शुरू हो गई है। दरअसल दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करवाया है। भारत में 1,45,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। जहां इस बात की जानकारी खुद भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। नितिन गडकरी ने बताया है कि भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़ करके दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय वित्त वर्ष 2013-14 में ये सिर्फ 91,287 किलोमीटर था। इसमें 44,000 से अधिक 2 लेन राजमार्गों को 4 लेन में तब्दील किया गया है। जहां नितिन गडकरी ने बताया है कि पिछले 9 सालों में भारत ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे का निर्माण किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल को लेकर के भी नितिन गडकरी ने नई जानकारियां दी हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि अब देश में सैटेलाइट आधारित टोल तकनीक पर काम किया जा रहा है। इसमें गाड़ी जितने किलोमीटर राजमार्ग पर चलेगा उतने किलोमीटर का टोल टैक्स देना होगा। इनकी विशेषता यह है कि इस तकनीक में टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने बताया है कि सरकार 2 लाख करोड़ लागत से राजमार्ग परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों में बना रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 लाख करोड़ की टनल परियोजनाएं चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभिन्न विभागों की अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए घोषित रिक्तियों पर एक साथ भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गया है। आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 346 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इनमें से 102 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बीपीएससी द्वारा जारी बिहार 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा अधिसूचना के मुताबिक इस बार परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू की जाएगी और उम्मीदवार 5 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। यह आवेदन के लिए उम्मीदवार को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक या फिर सीधे एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के यहाँ उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान उम्मीदवारों के निर्धारित 600 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान
भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जहां आरक्षित वर्गों के लिए 150 रुपये शुल्क है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी बीपीएससी 60वीं पीटी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि किसान, मजदूर, बेरोजगार महिलाओं समेत देश में सभी वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम योजनाएं चलाई हुई है। इन योजनाओं के तहत अब लाभार्थियों को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो योजनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दरअसल सभी वर्गों के साथ सरकार का मुख्य फोकस किसानों और उनकी समस्याओं पर है। जब केंद्र सरकार ने आने वाले कुछ सालों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, इसी के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों की हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। 6,000 रुपये की ये राशि किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। पीएम किसान योजना का लाभ इस समय देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है। हालांकि अब किसानों को योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। नई जानकारी के अनुसार सरकार जुलाई के पहले हफ्ते में योजना की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 14वीं किस्त का पैसा जुलाई महीने में आपके खाते में आ सकते हैं। हालांकि पहले ये तारीख 30 जून बताई जा रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी 2023 को किसानों को खाते में योजना की 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। अब जबकि 13वीं किस्त का पैसा आए 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, तो फिर ऐसे में किसानों को 14वीं किस्त का इंतज़ार है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजगीर में एक मेला लगने वाला है। इस मेला का नाम है मलमास मेला। यह मलमास मेला में देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों, श्रद्धालुओं और फिर सैलानियों को पहली बार फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा मेला के दौरान राजगीर के सुप्रसिद्ध गर्म जल की कुंडों और फिर झरनों में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की गिनती भी मशीन से की जाएगी। ये दोनों व्यवस्था मलमास मेला के इतिहास में पहली बार की गई है। इसी तरह मेला में आए तीर्थ यात्रियों के लिए टेंट सिटी भी पहली बार बनाई जाएगी। 18 जुलाई से मगध साम्राज्य के ऐतिहासिक राजधानी राजगीर में लगने वाले मलमास मेला में पुपिल काउंटिंग मशीन लगाई जाएगी। मलमास मेला के इतिहास में पहली बार ये मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन से कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की गणना की जाएगी। मलमास मेला की निगरानी 275 सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। मेला क्षेत्र में बेहतर विधि व्यवस्था संरक्षण के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के अलावा मलमास मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांट करके अलग अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है। अब बिहार की राजधानी पटना को भी इसी तरह चमकाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 50 महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर हाई मास्ट लाइट लगाए जाएंगे। इससे बिजली की खपत कम होगी। या इंदौर की तरह पटना में स्वच्छ अभियान चलाए जाने का भी प्लान बनाया गया है। 1 जुलाई से 25 अगस्त तक मेरा शहर मेरी जवाबदेही स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग के कहर से बचाने के लिए निगम विशेष रणनीति बनाएगा। इसको लेकर के पटना नगर निगम की में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मेयर सीता साहू, निगम आयुक्त अनिमेश पराशर सहित सदस्य शामिल हुए। सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर 50 की संख्या में हाई मास्ट लाइट लगेंगे, जिससे बिजली की खपत कम होगी। वहीं महत्वपूर्ण जगहों पर एक्सप्रेशनल शौचालय निर्माण और फिर यूरिनल भी बनेंगे। इंदौर की तरह मेरा शहर मेरी जवाबदेही स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 जुलाई से 15 अगस्त तक मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलेंगे। आपको बता दें कि हाल के समय में राजधानी और फिर आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों के प्रकोप बढ़े हैं। इसको देखते हुए निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाया जाएगा। रोजाना 30 स्ट्रीट डॉग को पकड़ने और फिर उनकी जनसंख्या को नियंत्रण करने पर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत में उछाल को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। जब पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 साल पुराने एक बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने टोमेटो यानी कि टमाटर, प्याज और आलू को टॉप शीर्ष प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर फेंक दिया जाता है, फिर 100 रुपये किलो बिकता है। आपको बता दो कि इन दिनों देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई है, जहाँ कई हिस्सों में तो 150 रुपये किलो बिक रही है। वहीं यहाँ पर बिहार की बात करें तो यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में टमाटर की कीमत मार्केट में 160 रुपये किलो से लेकर के 180 रुपये किलो तक पहुँच गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर के लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और फिर लोगों से विचार मांगे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कहा है कि विपक्षी दल सामान्य नागरिक संहिता का विरोध वोट के लिए कर रहे हैं। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पलटवार किया है। जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय है जिस पर कि सभी राजनीतिक दलों और फिर सभी हितधारकों को बात करनी चाहिए। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि PM मोदी को ये समझने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। मुझे लगता है कि PM मोदी को ये समझ नहीं आया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन्म का साथ है। क्या आप सबों को मिला देंगे? भारत की विविधता को ये एक समस्या समझते हैं। आपको बता दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास का आरोप लगाया था। साथ ही PM मोदी ने कहा था कि घर में एक सदस्य के लिए कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो, ऐसे में घर क्या चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? उन्होंने आगे कहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये लोग ही मुसलमान की बात करते हैं। सही में मुसलमानों के हितैषी होते तो फिर वे शिक्षा और रोजगार में पीछे नहीं होते रहते। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि UCC लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं, ये लोग नहीं लाते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।